हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है क्लास 7th की हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। क्लासेस लेने वाली थी लेकिन गला अभी भी ख़राब है और आधा घंटा तक लगातार बोल पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाई। 2 दिन का मतलब संडे को आपका टेस्ट होने वाला था और मंडे को। बट अब एकदम थोड़ा सही हो चुका है, थोड़ा सा आराम मिल चुका है। तो अब डेली क्लासेस होगी। देखिए हिस्ट्री की क्लास 6 की हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, आप जानते हैं। और 7th क्लास का जो एनसीईआरटी है ना, उसमें केवल 8 चैप्टर हैं। तो हम ये 8 जो है दिन में, मतलब 8 डेज में आपकी 7th क्लास भी खत्म हो जाएगी। फिर 8 डेज में आपका 8 क्लास खत्म। तो इसलिए सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और ज्योग्राफी भी कंप्लीट ही होने वाला है। उसके बाद आप जानते हैं सिर्फ पॉलिटी और हमको पेडागॉजी पढ़नी है। तो आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे तो कि क्लासेस कब से होंगी। तो अब क्लासेस डेली होगा। 12 बजे आपका हिस्ट्री और 2 बजे आपका ज्योग्राफी। बस एक चीज़ का रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आते हैं। एक एक का मैसेज मैं देखती हूँ, सबका रिप्लाई भी देने की कोशिश करती हूँ। जिसका छूट जाता है तो सॉरी फॉर दैट, बट सबका कमेंट का रिप्लाई कर पाना आप भी जानते हैं एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट क्लासेस डेली होंगी। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा और मैं इतना जो है प्रॉमिस करती हूँ कि आपका बहुत जल्द जो है सिलेबस कंप्लीट होगा। केवल 8 दिन में आपकी 7 क्लास की मैं हिस्ट्री खत्म कर दूंगी। उसके वजह से 8 दिन में आपका 8 मतलब क्लास 8 का। फिर आप भी जानते हैं हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट, बचा पॉलिटी और पेडागॉजी। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये 1000 लाइक्स का टारगेट कर दीजिएगा, क्योंकि तबीयत सही नहीं है, फीवर अभी भी है और आवाज़ से समझ सकते हो गला खराब है, बट क्लासेस लेनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला ही है हमारा क्लास 7th का। देखिए आपने जो भी इसके पहले पढ़ा है ना 6 क्लास का, अब आपका बेसिक याद रखिएगा। हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आपका बेसिक जो है स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लास 6 वाला देखने को मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 6 की जिसने नहीं देखी ना जरूर देखिएगा। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं ना कि प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो ये पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर में आपको बहुत ही चीज़ें याद करने वाली नहीं है, बट यह समझने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर एक मानचित्र देख सकते हो। ये मानचित्र जो है ना 12वीं सदी की जो भूगोल वेत्ता है, यहाँ पर लिखा हुआ है अल इद्रिसी का बनाया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये किसने बनाया है? जो अल इद्रिसी है उन्होंने बनाया है दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ठीक है, ये एक मानचित्र हो गया। और एक मानचित्र आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए। ये आपको लग रहा होगा कि इंडिया का मैप जैसा कुछ है, तो जी हाँ, ये 18वीं सदी के आरंभ में ग्यूलाम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार ये बनाया गया है। नाम नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि 2 महाद्वीप के बारे में दिखाया गया है। और बेसिकली इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इस वाले में से, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि एक मानचित्र आपने देखा अल इद्रिसी ने बनाया है, ठीक है, भूगोलवेत्ता है जो। और एक मानचित्र यहाँ पे है, किसने बनाया है? ग्यूलाम ने बनाया है। तो आखिर इन दोनों मानचित्र में क्या है तो देख लीजिए। आप जानते हैं भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने इसको मानचित्र 1 और 2 को आपने देखा होगा। तो मानचित्र 1 किसने बनाया है? अल इद्रिसी ने बनाया है 1154 में। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। और मानचित्र 2 आपने देखा होगा किसने बनाया है? अभी मैंने बताया आपको किसने बनाया, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ये बनाया है ग्यूलॉम ने। ठीक है, तो आखिर इन दोनों में क्या है तो देखिए, इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको काफी अंतर भी देखने को मिलेगा। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम है। देखिए, ये ना जगहों के जो नाम है वो अरबी में दिए गए हैं, आप इसको नहीं पढ़ सकते हो। और उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने का लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई हैं। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे को देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, बट यस, ये उस समय का मानचित्र बनाया गया था जो कि इस तरीके से दिख रहा है। तो ये बस एक नॉलेज के लिए है, आप इतना देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि अभी हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो बेसिक पूरी चीजें यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब कुछ कुछ चीजें ही हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। इसको आपको कॉपी में नोट करना है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए
भाषाओं की बात कर रहा है। और डायरेक्ट मैं अगर आपको बता दूंगी तो आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा स्टोरी, इसलिए मैं ना पूरा पढ़ती हूँ ताकि आप एक कहानी के तौर पे आपके दिमाग में रहेगा ना, तो एग्जाम में चाहे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप वहाँ पे कर पाएंगे, 50% तो कर ही लेंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए जो मध्य युग की फारसी है आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ से अब आपको याद करना है कुछ चीज़ें, जैसे कि हिंदुस्तान शब्द का मतलब क्या होता है आप जानते हैं कि आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिना सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में किसने किया था। याद रखिएगा फारसी के इतिहासकार मिनाह सिराज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट जब वो उस समय हिंदुस्तान का प्रयोग करता था ना, तो उसका मतलब हिंदुस्तान से पता है किस एरिया से था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो उसका आशय ना पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि उस समय हिंदुस्तान का मतलब किस एरिया से था, तो याद रखिएगा पंजाब हरियाणा गंगा यमुना, ठीक है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो बाबर ने कब किया था, 16वीं सदी, ठीक है। और 13वीं सदी में किसने किया था, मीना सिराज ने। तो इसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया इस उपमहाद्वीप के भूगोल पशु पक्षी यहाँ के निवासी की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यहाँ प्रयोग 14वीं सदी के, एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट है मिनाह सिराज ने किसका प्रयोग किया था, हिंदुस्तान शब्द का। दूसरा आपका ये अमीर खुसरो वाला इंपॉर्टेंट है। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आपका एक मिनाह सिराज और ये अमीर खुसरो, इसी से क्वेश्चन बनता है और तो बाकी कहानी है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब विदेशी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। आज जिसका अर्थ आपको लग रहा है ना, पता है उसका अर्थ पहले कुछ और था। जैसे कि उदाहरण के लिए विदेशी, विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मतलब मैं अगर आपसे बोलूँ कि क्या तुम कभी किसी विदेशी से मिले हो, तो आपके मन में तो सवाल सीधे आएगा ना, विदेशी मतलब बाहर वाले लोग, ठीक है, जो भारत का ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति। बट पहले क्या होता था ना, इसका मतलब ये नहीं कि जो भारतीय ना हो, पहले जब विदेशी कोई बोलता था ना, उसका मतलब ये निकलता था कि कोई अनजाना व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो, उसको वो लोग विदेशी कहते थे, समझ गए। आज के समय पे विदेशी का मतलब कि भारतीय नहीं है, पहले के समय विदेशी का मतलब कि कोई अनजाना व्यक्ति जो समाज संस्कृति का हिस्सा ना हो, उसको वो लोग विदेशी कहते थे। समझ में आ गए, समझ में आ गया, मतलब अजनबियों को। जैसे अभी आपके सामने कोई अजनबी आ जाए तो पहले अजनबी को लोग विदेशी बोलते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विदेशी का मतलब पहले क्या था, ये पूछा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। कोई नगर में है और कोई वनवासी आ गया तो वो हम उनके लिए क्या हो जाएगा, अरे ये तो विदेशी है क्योंकि ये नगर में नहीं रहता है। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब मान लो एक ही गाँव में है, दो किसान है, भले से उनका धर्म अलग अलग हो बट वो रह रहे तो एक ही गाँव में ना, तो वो विदेशी नहीं हुए। विदेशी कौन होगा, जो एक अलग जगह से आ रहा है, वन से आ रहा है, ठीक है, भले ही वो मतलब बाहर का ना हो, बट बस मेरे लिए वो अनजान है तो वो विदेशी है। उसका इसका मतलब सिंपल सा ये है, समझ गए आप। बस इतना ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब इतिहासकार और उनके स्रोत देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि 6th क्लास में हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था कि नहीं। अब यहीं पर उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, और हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ा था। मुझे बताओ हर्षवर्धन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का नाम बताओ। मैंने क्लास 6 के एनसीईआरटी के आई थिंक लास्ट चैप्टर में ही पढ़ाया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर भी जिक्र हुआ है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि
बेसिकली बता रहा है कि देखो आपने पढ़ा गुप्त वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में। अब हम इस पुस्तक में मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी, देखो इतिहासकार क्या कर रहे हैं, इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत आवाज में तो दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज आज के लिए इतना जो है मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि गला खराब है और बोलने में भी बहुत ज्यादा जो है पेन भी हो रहा है। बट फिर भी ये चैप्टर जैसे कैसे भी करके कंप्लीट कराना ही है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें पहले से काफी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। देखिए जो चीजें मैं आपको बताऊंगी ना, आप कॉपी में केवल वही नोट करना। बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है कि सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य से क्या चीजें का पता किस लिए किया जाता था, तो किसी भी काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये बस समझाया जा रहा है कि पहले जो है सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य पे जो भी सामग्रियां लिखी होती थी उसको इकट्ठा किया जाता था सूचनाएं एकत्र करने के लिए। ठीक है, बाकी ऐसा इसमें कुछ है नहीं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, और ये कागज के मूल्य के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। देखो आज जो है ना कागज का मूल्य उतना नहीं है, पहले कागज का मूल्य बहुत था। अब एक ऐसे विद्वान को एक कागज की जरूरत पड़ी, अब उसको कागज उसके पास था नहीं, तो उसने एक पांडुलिपि रखी हुई थी, उसने उसको धो डाला क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, फिर उसको सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। बट आज ऐसा नहीं है, वही चीज ऐसा इसमें लिखा हुआ है, कागज का मूल्य। तो ये तो समय समय की बात है। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभिलेखागार क्या है। देखो ये अभिलेखागार, ये वाला बॉक्स वाला प्लीज नोट कर लेना। ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अभिलेखागार क्या है, जहां पर दस्तावेज, पांडुलिपि को हम कलेक्ट करके संग्रहित करें। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो अभिलेखागार पूछा गया है। देखो कागज का मूल्य जो है धीरे धीरे तो आप जानते हैं कम होने लगा है। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया है और बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। जैसे कि लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों सभी के लिए कागज का उपयोग करते हैं। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। तो पांडुलिपियों को कहाँ पे रखते थे, अभिलेखागार में, और दस्तावेज को भी। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक चित्र आपके सामने दिख रहा होगा। इस चित्र में ये देखिए, ये जो है इसमें से कुछ नकल करके लिख रहे हैं। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक जो है यहाँ पर एक ये रहा, एक ये रहा, किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ठीक है, और उसको लिख रहे हैं इस छोटे से आकार के। इसे लघु, देखो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा ना कि लघु चित्र क्या होता है। तो यह एक, मैं आपको बता देती हूँ, यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक पांडुलिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। समझ गए, छोटे आकार के कारण। और कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। लघु चित्र का मतलब मिनिएचर, बहुत छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने साइज भी दिया हुआ है, इतने आकार में। ठीक है, तो यहां से आपसे बस पूछा जाएगा लघु चित्र क्या है, और कुछ नहीं। और यहाँ पर देखिए उन दिनों छाप खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलवासी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिए ही कुछ छोटे मोटे यहाँ पर देखिए हैंडराइटिंग में अंतर होता है। जैसे कि आप लोग किसी की नकल उतारें एग्जाम में ही समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है, तो बहुत ही अंतर आ ही जाता है पांडुलिपि में। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अलग अलग लिखावट की वजह से भी इसमें आपको महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिखित
छोटे मोटे फेरबदल करके चलते हैं, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती होगी, क्योंकि वही सेम नकल करके लिखा, कुछ ना कुछ अलग हो गया। तो बेसिकली यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। आपसे एक मिनिएचर पूछा जाएगा, और अगर कभी ये क्वेश्चन पूछे कि पांडुलिपियों में इतना अंतर क्यों हो जाता था, तो आप आराम से बता सकते हो, नकल करके उतारने पर अंतर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए, अब इतना तक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट है, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने अपना जो है वृत्तांत लिखा था पहली बार, तो जियाउद्दीन बर्नी ने पहली बार 1356 में, दूसरी बार 1970, दूसरी बार जो है 2 वर्ष बाद लिखा। 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा था, अपना वृत्तांत लिखा था पहली बार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो सब कहानी है, अगर एक एक चीज बोलने लगूंगी नोट करने के लिए तो कोई मतलब नहीं है। अब यहां से देखिए, यहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार मैं इसका आपको सार बताना चाहूंगी। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह 1700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नए प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में खर्चे, युद्ध में अग्निशास्त्र का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ठीक है, ये परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ साथ जो नए विचार लेकर भी आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। तो बस इतना समझिएगा कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और आप एक चीज जानते हैं कि इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आना जाना उनका रहता था। और इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। राजपूत का अर्थ पूछा है, तो याद रखिएगा, राजपूत का अर्थ, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। ठीक है, तो एक समुदाय ऐसा था जिसका महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है, राजपूत। तो समझ में आ गया, राजपूत का मतलब राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था, जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि राजपूत के अंतर्गत कौन आता है, तो राजपूत के अंतर्गत आप जानते हैं क्षत्रिय वर्ण, राजा और सामंत और सेनापति और सैनिक, ये सभी आते थे। और अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, ये जो हाईलाइट किया है ये आपसे पूछेगा, इन समूहों ने भी उठाया है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको यहाँ तक का इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके नीचे का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगी कि जैसे कि कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। बड़े बड़े जटिल समाजों के अंग बन गए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा था। तो यहाँ से बस वही है कि कैसे किस तरीके से परिवर्तन आया। जैसे कि कुछ के पास जो है ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़े ना, लोग जाति और उपजातियों में बांटे जाने लगे। तो जब समाज में अंतर हुआ तो लोगों की जातियां बट गई, उपजातियां बट गई। ठीक है, पृष्ठभूमि व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा, मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो तुम ऊंचे हो, तुम्हारे पास कम है तो तुम नीचे हो, ऐसा दर्जा दिए जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, मैंने अभी बताया ना, किसके पास कितना पैसा है, उसके आधार पर होता था।
समझ में आ गया। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं और ये लोग खुद नियम बनाते थे और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो जाति पंचायत पूछा जाए किसे कहते हैं, तो नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। बड़े बुजुर्ग उसमें रहते थे, इसीलिए इसको हम जाति पंचायत कहते हैं। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। तो कुल मिलाकर एक चीज याद रखिएगा कि ये जातियां उपजातियां कैसे बटी, जिसके पास ज्यादा पैसा हो गया वो नियम बना देते थे और इन नियम में जो है उस जाति के बड़े बुजुर्ग शामिल होते थे, इसीलिए हम उसको जाति पंचायत कहते हैं। और इन्होंने ये नियम खुद से बनाए। ठीक है, चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट फिर भी मैंने आपको समझा दिया है तो आपके दिमाग में रहेगा। क्षेत्र और साम्राज्य देखिए, चोल, तुगलक, मुगल, बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। जैसे कि दिल्ली का सुल्तान कौन था, गयासुद्दीन बलबन, याद रखिएगा। इसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी यहाँ पर देखिए उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। तो बेसिकली यहाँ से आपसे ये पूछेगा कि दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ये मैप किस चीज का है, तो ये मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वाले प्रांत आए हैं। मतलब ये सारे प्रांतों के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन सा प्रांत है, ये आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, बस आपको याद रखना है दिल्ली का सुल्तनत कौन था, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आप सोच रहे हैं चैप्टर में, हाँ इस चैप्टर में उतना कुछ खास नहीं है बट ये क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि इसकी दूसरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो गयासुद्दीन बलबन था दिल्ली का सुल्तान, उसके आगे बड़े से बड़े लोग पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ठीक है, बस इतना ही। अब यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है अमीर खुसरो के बारे में, इस बात पर गौर किया था। तो बस इतना याद रखिएगा कि अमीर खुसरो ने आगे बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जिसको आम लोग नहीं, केवल ब्राह्मण लोग जानते थे। ठीक है, ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है तो नोट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं सन 1700 तक कई क्षेत्रों को अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। जैसा कि हमने चैप्टर 7 में मतलब पहले पढ़ा ही था, मैंने आपको बताया है कि ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहट चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में ना आपको बस सारे मुगल्स के बारे में देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। बेसिकली एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट हाँ आपको इतना समझ में आ जाएगा कि चलो इस चैप्टर में क्या कह रहा है और आगे आपको किसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है और यहाँ पर भी कुछ खास है नहीं, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए पुराने और नए धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। जैसे कि ये धर्म के बारे में बता रहे हैं कि आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, ठीक है, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। जैसे कि नई देवी देवताओं की पूजा हुई, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का जो महत्व है वो बढ़ा। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, क्योंकि संस्कृत ब्राह्मण ही जानते थे। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। ठीक है, समझ गए क्यों? तो इस तरीके से कुछ हिंदू धर्म के बारे में भी चीजें सामने आई। अब
अलग अलग धर्म के बारे में आएंगी। आप जानते हैं कि भक्ति की अवधारणा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी और ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमिल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुंच सके। ठीक है, ऐसे ही जैसे हिंदू धर्म के बारे में हमने पढ़ा, तो हम मुसलमान के बारे में पढ़ेंगे। यही वह युग है जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान जो है कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं और केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो सुन्नी से क्वेश्चन पूछ सकता है, पैगंबर साहब से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हिंदू धर्म और मुस्लिम के बारे में, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बाकी यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि समय और इतिहास के कालखंडों पर देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे बना था कि इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, वे यानी कि वो केवल घंटे, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में उसको नहीं देखते थे। उनका नजरिया यह है कि सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, यह दिखलाता है कि विचार और विश्वास में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया। ठीक है, ये इसको दिखाता है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों युगों में आप बांटो, तो 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा था? 3 युगों में, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 चीजें पूछी हुई है कि अंग्रेजों ने कितने में बांटा था, तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इतने युगों में बांटा था। बाकी कुछ भी यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको इतना यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। सेम वही चीज़ कहानी वाली जो चीज़ें ऊपर मैंने आपको बताई ना, जैसे कि आपको यहाँ पर एक बार बताना चाहूँ कि विभाजन हुआ था और इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। तो अगर कुछ याद करने वाला है ही नहीं और ना ही यहाँ से पूछा जाएगा, तो ये बताने का कोई मतलब नहीं है। जो 3 युग हैं, बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको अपने कॉपी में नोट करना है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ बताना, मैं कल इसका आंसर भी बता दूंगी। इतना आसान सा है। अतीत में विदेशी किसे मानते थे? जो कि अजनबी हो। अचानक से विदेशी का मतलब आज जो है क्या है कि कोई जो भारतीय ना हो, विदेशी। बट पहले क्या होता था, कोई भी अजनबी, कोई नगर में रह रहा है, कोई वनवासी आ जाएगा तो उसको लोग विदेशी कहते थे। समझ में आ गया? ये है। अब यहाँ पर सही गलत बताइए। 1700 के बाद काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते थे। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। सुल्तान गैसुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। मैंने भी आपको बताया था कि गैसुद्दीन बलबन कहाँ का शासक था, एकदम वहाँ पे मोटी हेडिंग में लिखी हुई है। सही या गलत में बताना। बाकी ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा 7th क्लास की फर्स्ट चैप्टर है ना, तो पहला चैप्टर ऐसा तो रहेगा नहीं कि जिसमें आपको भर भर के दे दिया जाए याद करने के लिए। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुए, जैसे कि धर्म में क्या परिवर्तन हुआ, जैसे कि उसमें किस जाति और उपजातियों का बंटवारा किस तरीके से हुआ, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति हो जाति बड़ी हो गई। यही सारी चीज़ें हमने जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ा है। ठीक है, तो इससे आपको एक समझ में आएगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें ऐसे होती थी। जो संस्कृत केवल ब्राह्मण संस्कृत जानते थे, इसीलिए उनका महत्व बढ़ गया। आम जनता को संस्कृत आती नहीं थी। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का कैसे जो है उत्पत्ति हुई, कैसे आगे वो आए। ये सारी चीजें मैंने आपको इस चैप्टर में बताई है। कोई भी डाउट हो बता दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे भेज दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2 बजे ज्योग्राफी की क्लास है। डेली क्लासेस होंगी, 12 बजे हिस्ट्री एंड 2 बजे ज्योग्राफी। इसी वीक में आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा क्लास 7th का, और ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।